जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर 2016 के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं। तो आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन हमारे पास दिए गए कि यह मितव्ययी विधि मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन सेकेंड है कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है कि इस विधि में व्यक्ति के अतिरिक्त व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास दिए गए कि परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। ऑप्शन बी है कि किसी स्थान का आजीविक घटक। और ऑप्शन सी है कि पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहता है। यहाँ पृथ्वी होगा, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। और चौथा ऑप्शन से कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र आता है। इकोसिस्टम अर्थात होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैव इकाई बनाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा यहाँ पे कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ है। दो पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शंस दिए गए आपके पास। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। बी ऑप्शन से शरीर का भार कम होना। ऑप्शन सी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है अधिक तेज चलना। कह रहे हैं मानव विकास के क्रम में खड़े होकर चलने का मुख्य कारण यह है कि मानव के दो हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं, मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य करते हैं। इससे कार्य करने की कुशलता का विकास होता है। सभी जीवों में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो सकता है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, वैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। इस यंत्र से रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है इस यंत्र का। कार्डियोग्राफ क्या होता है। कार्डियोग्राफ से हम हृदय के संकुचन को मापते हैं। हृदय के संकुचन को कार्डियोग्राफ से, और जो वैरोग्राफ है इससे हम वायु दाब को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य के नजदीकी ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिए गए मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बुध है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति जैसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे करीबी जो हो जाएगा, नजदीकी हो जाएगा, वो हो जाएगा बुध। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, बुध। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, गुजरात। यह जंगल बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं पूछा है कि इनमें से कौन है, मतलब कि तीन विशेषताएं होगी, एक नहीं होगा। ऑप्शन दिए गए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा ऑप्शन यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी है कि
यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और ऑप्शन डी है कि यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक शासक प्रशासक के रूप में होता है, यह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। और ऑप्शन ए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, एक विशेषता इसकी है, और यह भी विशेषता है कि यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। और ऑप्शन डी यह एक भी विशेषता है कि यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों पर आधारित है। तो तीन ये विशेषताएं सही होंगी और एक गलत, जो गलत वाला वही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो यह वाला विशेषता नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण होता है। तो ऑप्शन दिए गए लक्ष्य केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक और ए सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता के में लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि तथा चयनात्मक के गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ए सभी। लक्ष्य केंद्रित भी होने चाहिए, सृजनात्मक भी होने चाहिए और चयनात्मक भी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण होता है। किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है, कह रहा है कि किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वह जैव भूरासायनिक चक्र या पोषण कहलाता है। सभी जीवों को मुख्यतः चार तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों के वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जीव भू रासायनिक चक्र। जीव भू रासायनिक चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन दिए गए हेमवंती नंदन बहुगुणा, बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, और सी मदर टेरेसा, और डी महात्मा गांधी। तो जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन हमारा बी सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है। ऑप्शन दिए गए विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन का जो रासायनिक प्रकृति होता है वह होता है प्रोटीन की होती है। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, प्रोटीन। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावित भाग को लैगर हैंस और दीर्घिकाओं की बीटी कोशिकाओं में बहता है होने वाले जंतु हार्मोन में इंसुलिन के प्राथमिक संचरण की खोज, जो हार्मोन्स बहते हैं उसकी खोजकर्ता थे फ्रेडरिक सैगर ने किया था। फ्रेडरिक सैगर नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज किया था हार्मोन्स के। ऑप्शन से यहाँ बी सी हो जाएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शंस दिए गए आपके पास कि मूल शीर्ष में होता है, पराग कणों में होता है, तने में होता है कि परागकोश में होता है। तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह परागकोश में होता है। तो ऑप्शंस नंबर हमारा यहाँ डी सही होगा, परागकोश में होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। पहला ऑप्शन से मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीवोर। तो कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा, शाकाहारी। ये अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरण को, खरगोश इत्यादि। अद्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं। इस श्रेणी में वे पशु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी आदि। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं मांसाहारी तथा सर्वाहारी उपभोक्ता आते हैं, जैसे चीता, शेर आदि तृतीयक या मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता है। तो सर्वाहारी उपभोक्ता। ऑप्शन से यहाँ हमारा जैव समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे, तो हो जाएगा शाकाहारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? की जाने वाली औषधि क्या है? ऑप्शन दिए गए ब्रुफेन, बी कम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, लिव 52। तो ज्वर में बुखार में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा आमतौर पर प्रयोग करने वाली औषधि कौन सी है, तो वह है पैरासीटामॉल। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरासीटामॉल। ब्रुफेन जो है यह दर्द की गोली होती है, दर्द निवारक होती है। और बी कम्प्लेक्स क्या होता है, जो शरीर को जीवन शक्ति मतलब विटामिन प्रदान करता है, देने की आवश्यक। अगर विटामिन की कमी हो तो बी कम्प्लेक्स उसको पूरा करता है विटामिन की। और लीव 32 क्या हो, ये लीवर से संबंधित गोली होती है, लीवर में काम आती है। तो सबसे ज्यादा ज्वर में प्रयुक्त होने वाला जो है वो है पैरासीटामॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? आपके पास ऑप्शन दिए गए कि एप्सिजिलस, बी ऑप्शन स्टेटोकोकस, और ऑप्शन सी है रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। तो जो दूध से दही का निर्माण करने में जो सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है वह है लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। दूध को जब हम 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो उसके मौजूद में लैक्टोबैक्टस नामक बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। यह बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, इसीलिए दही का स्वाद हल्का सा खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर वर्ग का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? मानव रुधिर वर्ग का खोज। ऑप्शन दिए गए लैंडर स्टीनर, बी ऑप्शन है जेनिक्स, ऑप्शन सी है पेंटिनियो मास्ट, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो कह रहे हैं मानव शरीर वर्ग की खोज 1900 में लगभग में सर्वप्रथम कार्ल लैंडर स्टीनर ने किया था। ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा, कार्ल लैंडर स्टीनर 1900 ईस्वी में किया था। यह रक्त का एक वर्गीकरण है जो लाल रक्त कोशिकाओं को सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। ऑप्शन हमारा ए सी हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर 1900 में किया था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे की प्याज, आलू, अदरक है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? तो जो प्याज, आलू, अदरक, तना है, पौधे का वह भाग जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होते हैं तना कहलाते हैं। भूमिगत तने के अनेक प्रकार होते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ बी ही सही होगा, तना। प्याज, आलू, अदरक तना होते हैं। जैसे तना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन दिए गए स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो पैरामीशियम जो है वह एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसके जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इनमें अधिकांश पानी में रहने वाले स्वतंत्र जीव होते हैं। यह प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इस संघ में अन्य और भी जंतु आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, यूग्लिना, यह भी एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन हमारे यहाँ पैरामीशियम सही होगा, ऑप्शन सी, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। तो जो रीठा होता है वह पादप का उत्पादक है जो साबुन का विस्थापन करता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, रीठा।
रीठा को पानी में भिगोने और मथने से फेन उत्पन्न करता है, गांज उत्पन्न करता है, जिससे सूती, ऊनी तथा रेशमी सभी प्रकार के कपड़ों तथा बाल धोए जा सकते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ बी सही हो जाएगा, रीठा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाहनों या ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ऑप्शन दिए गए डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़न प्राकृतिक गैस। तो जो संपीड़न प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी को वाहनों या ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी जो होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? ऑप्शन है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और ऑप्शन डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? तो लकड़ी, उपले, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयले से जलने वाले जो धुआं गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, लकड़ी कोयला और जलने वाले धुआं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन वाले पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णन वाले पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णन वाले पौधे, या कायिक जनन द्वारा वितरित वाले पौधे। तो कह रहे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं, कौन से जाने? तो जो कायिक जनन द्वारा वितरित होते हैं, जैसे पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, क्योंकि कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया है, यह एक क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा, कायिक जनन द्वारा वितरित, दूर दूर तक पौधे प्रसारित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? वह सहजीवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सहजीवी। सहजीवी को सौपकारिता भी हम कहते हैं। यह दो प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक या दो प्राणियों के पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी है। यह सहभागी के दो पौधे या दो जंतुओं के बीच या पौधे या जंतुओं के पारस्परिक संबंध हो सकते हैं, जैसे लाइकेन हो गया। परजीवी का तात्पर्य दूसरे जीवों पर आश्रित होना, जैसे जू, खटमल, जोंक आदि। और मृतपोषी अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गए, सहभोजिता उस क्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, उसको हम सहजीवी कहते हैं। जैसे सहजीवी के अंतर्गत खटमल आ जाते हैं, जू आ जाते हैं, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? मोर का पोषण तल क्या होगा? तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे, प्रथम उपभोक्ता कीड़ा तथा द्वितीय उपभोक्ता सांप होगा। तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी उपभोक्ता मोर होगा। मोर शीर्ष तृतीय उपभोक्ता हो गया, सांप द्वितीय उपभोक्ता और कीड़ा प्राथमिक उपभोक्ता और हरे पौधे उत्पादक हो गए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कयांत्रिक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन दिया बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो जो संगमरमर होता है वह कायांत्रिक सेल का उदाहरण है। और अवसादी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, संगमरमर कायांत्रिक सेल का बना उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि महासागरों में से निम्न में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन से मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो जो कह रहे हैं महासागरों में कौन से लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी Cl सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राज्य में होने वाली सभाओं का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। ऑप्शन से काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। यह मिट्टी देश में 43.4% भागों पर पाई जाती है। 43.4% भागों पर पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही जगह जलोढ़ मिट्टी। अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का विस्तार है। इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी हम कहते हैं। और लाल मिट्टी यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका लाल रंग लवण एवं ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह मूंगफली, बाजरा आदि आलू फसलों जैसे में ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये प्राय शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रथम चरण के उपभोक्ता। अगला और लास्ट प्रश्न है कि फ्लेग क्या है। फ्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो जो फ्लेग है एक जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी है। जो फ्लेग है जीवाणु जनित बीमारी है।